हेलो माय डियर फ्रेंड। आज मैं क्लास 10th का ज्योग्राफी या भूगोल का टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट 1 जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जिसमें 100 से लेकर 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संसाधन क्या है? जो व्यर्थ हो, जो मानव की आवश्यकता को पूरी करे, जो केवल प्रकृति को, जो महंगा हो। तो संसाधन क्या है? जो मानव की आवश्यकता को पूरी करे उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो संसाधन क्या है? तो जो मानव की आवश्यकता को पूरी करता है उससे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन मशीन, सड़क, जल, भवन। तो मशीन क्या है? मानव ने बनाया है, इसलिए मानव निर्मित हो जाएंगे। सड़क क्या है? मानव ने बनाया है। जल क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है, इसे प्रकृति द्वारा हमें मिला है, हमने जल को बनाया नहीं है। संसाधन का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो संसाधन का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो 4 प्रकार के आधार पर। कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है, जिसमें होते हैं जैविक और अजैविक। उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, जिसमें होता है नवीकरणीय, अनवीकरणीय। विकास के स्तर पर किया जाता है, स्वामित्व के स्तर पर किया जाता है। टोटल 4 प्रकार के 4 आधार पर किया जाता है। संसाधनों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण है निजी, सामुदायिक और राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय, जैविक, अजैविक, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संभावित विकास। क्वेश्चन क्या है? संसाधन का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण है निजी, सामुदायिक और राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय। मानव द्वारा बनाए गए संसाधन कहलाते हैं प्राकृतिक, मानव निर्मित, जैविक, अजैविक। मानव द्वारा बनाए गए संसाधन क्या कहेंगे? मानव द्वारा बनाए गए संसाधन को मानव निर्मित कहेंगे। संभावित संसाधन का उदाहरण है वर्तमान में उपयोग होने वाले, भविष्य में उपयोग होने वाले, समाप्त हो चुका है, व्यर्थ। तो संभावित संसाधन का उदाहरण है क्या? भविष्य में उपयोग होने योग्य। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैविक, मानव निर्मित। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। जो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो एक दिन ना एक दिन खत्म हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। जो कभी नहीं खत्म होगा उसे क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। संसाधन का संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोहन बढ़ाना, भविष्य सुरक्षित करना, उद्योग बढ़ाना, निर्यात। तो संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है भविष्य को सुरक्षित करना। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, गैस। अभी बोले कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो कभी नहीं खत्म होगा उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। अजैविक संसाधन का उदाहरण है वन, जल, खनिज, पशु। तो अजैविक संसाधन का उदाहरण है कौन सा? खनिज। वन क्या है? जैविक संसाधन। जल क्या है? जैविक संसाधन। पशु क्या है? जैविक संसाधन। जैविक संसाधन किससे प्राप्त होते हैं? चट्टान, जल, जीव जंतु, भूमि। तो जैविक संसाधन किससे प्राप्त होते हैं? जीव जंतु से। संसाधन का नियोजन का अर्थ है संसाधन नष्ट करना, संतुलित उपयोग, केवल उपयोग, भंडारण। तो संसाधन नियोजन का अर्थ है संतुलित उपयोग। भूमि एक संसाधन है, मानव निर्मित, प्राकृतिक, अजैविक, संभावित। तो भूमि एक क्या? प्राकृतिक संसाधन है। भूमि हम लोग प्रकृति की तरफ से गिफ्ट में मिला है, भूमि को हम लोग नहीं बनाया जा सकता है। भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। भारत में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है अधिक वर्षा, वनों की कटाई, कम जनसंख्या, ठंड। तो भारत में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है वनों की कटाई। मृदा अपरदन का कारण नहीं है जल, वायु, वनस्पति, मानव क्रिया। तो मृदा अपरदन का मतलब क्या का कारण नहीं? क्या जल से क्या मृदा का अपरदन होता है? वायु से क्या? ज्यादा वायु चलता है तो क्या जो मिट्टी है जो उड़ उड़ कर जहाँ तहाँ जाते हैं। वनस्पति से मृदा अपरदन नहीं होता है, जबकि वनस्पति लगाने से और वहाँ पे मृदा
आ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सीढ़ीनुमा खेती किसके लिए उपयोग है? मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, पठार। तो सीढ़ीनुमा खेती कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्र में होता है। क्यों होता है? क्योंकि पानी को वहाँ पे जमा के रखा जा सके। भूमि उपयोग के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? जनसंख्या, तकनीक, परंपरा, सभी। तो भूमि उपयोग के लिए जिम्मेदार कारक है सभी। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है नदी, समुद्र, महासागर, जंगल। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है महासागर। राष्ट्रीय संसाधन किसके अधीन होते हैं? राज्य, निजी, केंद्र सरकार, जनता। तो राष्ट्रीय संसाधन किसके अधीन होते हैं? तो केंद्र सरकार के। सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है खेत, चारागाह, फैक्ट्री, मकान। तो सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है कौन सा? चारागाह। खेत किसी एक का होता है, फैक्ट्री भी किसी एक का होता है, मकान भी किसी एक का होता है, चारागाह होता है क्या? वो सामुदायिक के लिए होता है। संसाधन विकास का संबंध है उद्योग से, मानव से, पर्यावरण से, सभी से। तो संसाधन विकास का संबंध क्या है? सभी से। सतत विकास का अर्थ है केवल वर्तमान उपयोग, भविष्य की अनदेखी, वर्तमान एवं भविष्य दोनों की चिंता। तो सतत विकास का अर्थ क्या? वर्तमान एवं भविष्य दोनों की चिंता। ऑप्शन नंबर सी। भूमि संरक्षण की विधि नहीं है वृक्षरोपण, अधिक चराई, सीढ़ीनुमा, जल संरक्षण। तो भूमि संरक्षण की विधि नहीं है क्या? जल संरक्षण। संसाधन संरक्षण का जनक कहलाते हैं गांधी जी, नेहरू जी, महात्मा गांधी, जॉन म्यूर। तो संसाधन संरक्षण के जनक कौन कहलाते हैं? जॉन म्यूर। इसको याद करने के लिए मयूर से होता है जॉन मयूर, मयूर से क्या होता है? मोर। भूमि उपयोग पैटर्न निर्भर करता है भौतिक कारक, मानव कारक, आर्थिक कारक, सभी। तो भूमि उपयोग पैटर्न निर्भर करता है किस पे? सभी पे करता है। बंजर भूमि का कारण है वृक्षारोपण, अधिक सिंचाई, अत्यधिक दोहन, वर्षा। तो बंजर भूमि का कारण क्या है? अत्यधिक दोहन। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है दोहन, संरक्षण, विकास, नष्ट। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है क्या? संरक्षण। अनवीकरणीय संसाधन जो सीमित होते हैं क्योंकि जल्दी बनते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, बनने में अधिक समय लगता है, अधिक होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जो सीमित होते हैं, यानी अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो एक दिन ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सीमित होते हैं क्योंकि बनने में अधिक समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी। संसाधन नियोजन सबसे आवश्यक है विकसित देशों में, अविकसित देशों में, भारत जैसे देशों में, सभी में। संसाधन नियोजन क्या? सभी देशों के लिए आवश्यक है। भारत में जैव विविधता का मुख्य आधार क्या है? कृषि, वन, उद्योग, खनिज। तो जैव विविधता का मुख्य आधार क्या है? वन। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम हरियाणा में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1970, 1972, 1975, 1980। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 में। जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा है? गंगा मैदान, थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, दक्कन पठार। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पश्चिमी घाट। जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन छायांकित हैं? लगभग 15%, 20%, 23%, 33%। कितने परसेंट है? तो 33% है। अब भारत को चाहिए कितने परसेंट, सॉरी कितने परसेंट वन छायांकित है? तो 23% है, और चाहिए कितना? 33%।
प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? 1969, 1972, 1973, 1975। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? 1973। लुप्त प्राय प्रजाति का उदाहरण है गाय, कुत्ता, बाघ, बिल्ली। तो लुप्त प्राय प्रजाति का उदाहरण है बाघ। बाघ है जो क्या हो रहा है? लुप्त हो रहे हैं। आरक्षित वन का नियंत्रण किसके पास होता है? ग्राम सभा के पास, राज्य सरकार, निजी संस्था, किसान। तो आरक्षित वन का नियंत्रण करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य सरकार के पास होता है। संरक्षित वन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार, संरक्षण, उद्योग, पर्यटन। तो संरक्षित वन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संरक्षण। वन कटाई का प्रमुख कारण है वर्षा, कृषि विस्तार, भूकंप, बाढ़। तो वन कटाई का प्रमुख कारण क्या? वन को कटाई क्यों हो रहा है? क्योंकि कृषि का विस्तार हो रहा है। कृषि बढ़ेगा तो वन क्या है? ऑटोमेटिक घटेगा। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, गिर, कन्हा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कहाँ है? उत्तराखंड में। जैव संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? रोजगार हेतु, संतुलन बनाए रखने हेतु, उद्योग हेतु, निर्यात हेतु। तो जैव संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संतुलन बनाए रखने हेतु। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है लाभ कमाना, लोगों की भागीदारी, लकड़ी का निर्यात, खनन। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? लोगों की भागीदारी। जब लोग भागीदार होंगे तो ऑटोमेटिक सामाजिक को क्या होगा? वृद्धि होगा। भारत में वन नीति लागू हुई 1952, 1968, 1988, 2000। तो भारत में वन नीति लागू हुई कब? 1988 में। वन्य जीव अभयारण्य का उद्देश्य है शिकार, उद्योग, वन्य जीव संरक्षण, कृषि। क्वेश्चन क्या है? वन्य जीव अभयारण्य का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव संरक्षण। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में है? हिमालय में, तटीय क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, मैदान में। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में है? पश्चिमी घाट में। सामुदायिक वन का स्वामित्व होता है सरकार का, ग्राम समुदाय का, निजी का, उद्योगों का। तो सामुदायिक वन का स्वामित्व होता है ग्राम समुदाय का। वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा बढ़ती है, मिट्टी कटाव, उपज बढ़ती, जल संरक्षण। तो वनों की कटाई होगा तो क्या होगा? मिट्टी का कटाव भी होगा, क्योंकि वन रहेगा तो मिट्टी रहेगा, वन नहीं रहेगा तो मिट्टी उड़ उड़ कर जहाँ तहाँ चले जाएंगे। ग्रीन बेल्ट का संबंध है उद्योग से, खनन से, वन संरक्षण, कृषि। तो ग्रीन बेल्ट का संबंध किससे है? वन संरक्षण से। लुप्त प्रजातियों की सूची को क्या कहते हैं? ग्रीन लिस्ट, रेड डाटा बुक, ब्लू बुक, येलो लिस्ट। तो लुप्त प्रजातियों की सूची को क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? लकड़ी, औषधि, ईंधन, उपरोक्त सभी। तो वनों से हमें सब प्राप्त होते हैं, लकड़ी भी, औषधि भी, ईंधन भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी, उपयुक्त सभी। वनों का सबसे बड़ा शत्रु है कौन? वर्षा, मानव, पशु, कीट। तो वनों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मानव है। मानव क्या करता है? वन को काट देता है। जैव संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? अजैव, मानव निर्मित, जैव, खनिज। तो जैव संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? जैव। नाम से ही पता लग रहा है जैव संसाधन किस प्रकार के संसाधन होंगे? तो जैव संसाधन ही होगा। राष्ट्रीय वन नीति मुख्य लक्ष्य क्या है? 20%, 25%, 33%, 40%। अभी इससे पहले मैंने बताया जो लक्ष्य है जो कितने परसेंट होनी चाहिए जंगल? 33%। अभी वर्तमान में कितने परसेंट है? 23%। चिपको आंदोलन का संबंध है जल संरक्षण, खनन, वन संरक्षण, उद्योग। तो चिपको आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन का नेता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा।
ये क्वेश्चन VVI है। चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। इसका किसका संबंध है? तो वन संरक्षण से संबंध है। भारत में गैंडे का संरक्षण किस उद्यान में है? गिर, काजीरंगा, सुंदरबन, रणथंभौर। भारत में गैंडों का संरक्षण किस उद्यान में है? तो काजीरंगा में। वन संरक्षण में किससे लाभ होता है? मानव को, वन्य जीव को, पर्यावरण को, उपयुक्त सभी। तो वन संरक्षण में किससे लाभ होगा? मानव को भी होगा, वन्य जीव को भी होगा, पर्यावरण का भी होगा, उपयुक्त सभी, यानी इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। भारत में जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? भूजल, वर्षा, नदियां, हिमनद। भारत में जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सी पवने हैं? पश्चिमी विक्षोभ, व्यापारिक पवने, मानसूनी पवने, ध्रुवीय पवने। तो कौन सी पवने हैं? मानसूनी पवने। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सी पवने हैं? तो मानसूनी पवने। अगर आप इस वीडियो को 2 बार या 3 बार देखोगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। जल संसाधन के संरक्षण को क्या कहा जाता है? जल उपयोग, जल संकट, जल संरक्षण, जल प्रदूषण। जब जल संसाधन को संरक्षण करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? जल संरक्षण ही तो बोलेंगे। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य क्या है? केवल सिंचाई, केवल बिजली सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, केवल आपूर्ति। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई भी होती है, उससे बिजली भी उत्पन्न होता है, बाढ़ भी नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र। जो भाखड़ा नंगल परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है। भारत में सबसे अधिक जल उपयोग किस क्षेत्र में होता है? घरेलू में, औद्योगिक में, कृषि में, परिवहन में। भारत में सबसे अधिक जल उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो कृषि में होता है। जल की कमी को क्या कहते हैं? जल प्रदूषण, जल संकट, जल संरक्षण, जल पुनर्भरण। तो जल की कमी तो होगा तो इसे क्या बोलेंगे? जल संकट। वर्षा जल का संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल प्रदूषण बढ़ाना, भूजल स्तर बढ़ाना, नदियों को मोड़ना, बाढ़ लाना। तो वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर को बढ़ाना। जब जो बारिश होगा उस जल को हम से रोक कर रखेंगे या संचयन करेंगे तो उससे क्या होगा? जो हमारे जो लेयर है वो क्या हो जाएंगे? पानी का लेयर है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। यानी वही है वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर को बढ़ाना। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? VVI क्वेश्चन है। गंगा, भगीरथी, यमुना, अलकनंदा। तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भगीरथी पर बना है। बांधों के कारण कौन सी समस्या होती है? सिंचाई में वृद्धि। ये तो समस्या नहीं है, ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज नहीं है। सिंचाई में वृद्धि होगा, ये अच्छी बात है। बिजली उत्पादन होगा, ये भी है। जल संरक्षण हो जाएगा, ये भी है। ये क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा, जो क्या है? नहीं होगा, जो समस्या उत्पन्न होती है। जल संसाधन के असमान वितरण का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या, स्थलकृत, वर्षा की अनियमितता, उद्योग। तो जल संसाधन का कौन सा आंसर हो जाएगा? वर्षा की अनियमितता। जल संसाधन का असमान वितरण का मुख्य कारण है क्या? वर्षा की अनियमितता। असमान वितरण का मतलब क्या? कहीं जल ज़्यादा, कहीं ज़्यादा। वैसा क्यों होता है? क्योंकि वर्षा वहाँ पे क्या होता है? कम, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर, भाखड़ा, टिहरी। तो नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? तो सरदार सरोवर बांध। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वर्षा, औद्योगिक अपशिष्ट, वाष्पीकरण, बांध। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। जल प्रदूषण, अगर कोई नदी में या कोई तालाब में उसमें क्या अपशिष्ट डाल देंगे तो क्या होगा? जल प्रदूषण। वर्षा से जल प्रदूषण कभी होता नहीं है।
वाष्पीकरण से जल प्रदूषण होता नहीं है, बांध से भी जल प्रदूषण होगा नहीं, तो क्या होगा, औद्योगिक अपशिष्ट। भारत में जल संसाधन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है उद्योग, नगर, कृषि, परिवहन। तो भारत में जल संसाधन का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है, कृषि, यानी जल सबसे ज्यादा कहाँ उपयोग किया जाता है, तो कृषि में। बांधों का आधुनिक मंदिर किसने कहा था, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो बांधों का आधुनिक मंदिर किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वर्षा जल का संचयन का पारंपरिक पद्धति क्या है, ट्यूबवेल, टंका, नहर, बांध। तो जो वर्षा जल संचयन का पारंपरिक पद्धति क्या है, टंका, यानी गड्ढा खोद खोद के रखेंगे, बारिश होगा उसमें पानी जमेगा, उसमें क्या होगा, संचयन होगा, वो अंदर अंदर जमीन धीरे धीरे खींचेगा, जिससे क्या वाटर लेवल बढ़ेगा। भूजल का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म देता है, बाढ़, सूखा, जल स्तर गिरना, प्रदूषण कम होना। तो भूजल का अत्यधिक दोहन किस समस्या का जन्म देता है, तो जल स्तर गिरना। अत्यधिक दोहन का मतलब कि जो भूमि से हम लोग ज़्यादा पानी निकालते हैं सिंचाई के लिए, उससे क्या होगा, ज़्यादा दोहन का मतलब यही हुआ कि ज़्यादा पानी को निकालेंगे तो जल स्तर में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अभी अगर मान लो 50 फीट पे पानी मिल रही है, ज़्यादा यूज करेंगे तो 60 फीट 70 फीट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, जब वर्षा ऋतु आएंगे तो छोटा छोटा गड्ढा बनाकर छोड़ देंगे, उसमें पानी जमेगा, वो धीरे धीरे जमीन सोखेगा, उससे क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है, महानदी पर। जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अधिक उपयोग, अवयव, वर्षा जल का संचयन, प्रदूषण। तो जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वर्षा जल का संचयन। अभी ऊपर ही बताया कि वर्षा जल का संचयन कैसे करेंगे, जमीन में जो बंजर जमीन है उसमें क्या करेंगे, गड्ढे खन देंगे, और जब बारिश होगी तो उसमें जल भरेंगे, वो क्या जमीन क्या करेगा, सोख लेगा, जिससे क्या होगा, हमारे वाटर लेवल बढ़ेगा और जल को क्या हम उससे संरक्षित कर सकते हैं। जल की पुनर्भरण प्रक्रिया किससे होती है, वाष्पीकरण, वर्षा, प्रदूषण, बांध। जल की पुनर्भरण की प्रक्रिया किससे होती है, वर्षा से ही होती है, क्योंकि जब जल जमीन से हम निकालते हैं तो उसको मेंटेन कौन करता है, जब बारिश होता है तो फिर वो क्या होता है, वाटर लेवल को मेंटेन करता है। बांध निर्माण से किससे लाभ होता है, किसान को, उद्योग को, शहर, सभी। तो बांध निर्माण से किससे लाभ होगा, किसान को भी लाभ होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, बांध से क्या होता है, नहर बनाया जाता है, जिससे किसानों तक पानी पहुंचता है, उद्योग फैक्ट्रियों में भी पानी हो जाता है, शहर में भी जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सभी को। सूखे की मुख्य वजह क्या है, अधिक वर्षा, अनियमित वर्षा, बाढ़, हिमनद। सूखे का मुख्य वजह क्या है, अनियमित वर्षा, यानी वर्षा को कमी होना या वर्षा बराबर नहीं होना। यानी वर्षा नियमित रूप से होगा तो क्या होगा, सुखाड़ नहीं आएगा, जब वर्षा अनियमित रूप से हो जाएगा तो क्या होगा, सूखे का कारण बन जाएगा। जल संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है क्या, जल संकट, जल संरक्षण, जल प्रदूषण, जल अवयव। जब जल संसाधन को हम सही तरीके से उपयोग करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, जल संरक्षण। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है, यमुना, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा। कितने किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है गंगा। किस क्षेत्र में जल की सबसे अधिक कमी पाई जाती है, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, तटीय क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में जल की सबसे अधिक कमी पाई जाती है, पश्चिमी भारत में। पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली कहाँ अधिक प्रचलित है, राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल। तो पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली कहाँ प्रचलित है, राजस्थान में। क्यों वहाँ प्रचलित है, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान है, वहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी होता है, इसलिए वहाँ क्या होता है, जल संरक्षण को प्रणाली वहाँ पे चलाया जाता है, जिससे वहाँ क्या होगा, वाटर को मेंटेन कर सके। बांधों से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों, कोई नहीं। तो बांधों से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों, सकारात्मक भी होगा और नकारात्मक भी होगा।
जल संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? अजैव, जैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो जल संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? कम जनसंख्या, अधिक वर्षा, जल का दुरुपयोग, हिमपात। तो जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? जल संकट कब आएगा? जब हम जल का दुरुपयोग करेंगे। हमें ज़रूरत है 5 लीटर पानी की, हम वहाँ पे यूज कर लेंगे 15 लीटर पानी, तो ये क्या हुआ? दुरुपयोग हुआ, जिससे क्या हमें होंगे बाद में आने वाले पीढ़ी को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 40%, 50%, 60%, 70%। भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो 60%। खरीफ फसल की बुआई किस महीने में होती है? जनवरी से फरवरी, मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई, अक्टूबर से नवंबर। तो खरीफ फसल की बुआई किस महीने में होती है? जून से जुलाई। और रबी फसल की अक्टूबर से नवंबर। और जायद फसल की कब होगा? मार्च से अप्रैल। रबी फसल की कटाई कब होती है? तभी जून से जुलाई, मार्च से अप्रैल, अक्टूबर से नवंबर, अगस्त से सितंबर। तो रबी फसल की कटाई कब होगी? मार्च से अप्रैल। रबी फसल की कटाई होने के बाद कौन सी फसल बोया जाता है? जायद फसल। रबी फसल किसे कहते हैं? जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाए और मार्च अप्रैल में काट ली जाए, उसे क्या बोलेंगे? रबी फसल। रबी फसल का मतलब सीधा समझो हम लोग जो गेहूँ रोपते हैं ना, गेहूँ रोपते नहीं, गेहूँ बुनते हैं, वो क्या होगा? रबी फसल। उस टाइम में जितने गेहूँ के टाइम में जितने फसल आएंगे वो सब वो क्या हो जाएंगे? रबी। और धान के टाइम में जितने सारे फसल आएंगे वो क्या हो जाएंगे? खरीफ। और जायद फसल जो क्या जब गेहूँ काटने के बाद जो लगाते हैं, जैसे ककड़ी, ये सब क्या होते हैं? जायद फसल होते हैं। भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार। तो भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल। चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है क्या? शुष्क, ठंडी, उष्ण एवं आर्द्र, शीतोष्ण। तो चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सा हो जाएंगे? उष्ण एवं आर्द्र। कपास, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। कपास को किस प्रकार की मिट्टी पसंद है? जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। तो कपास किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में उगाई जाती है। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको 100% ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। भारत में गेहूं की खेती मुख्यतः किस ऋतु में होती है? खरीफ, रबी, जायद, वर्षा। तो भारत में गेहूं की खेती किस ऋतु में होती है? इसमें वो नहीं, उसमें ये ऋतु लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। भारत में गेहूं होती है जो क्या रबी फसल है। चावल की खेती के लिए न्यूनतम तापमान चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो चावल के लिए कितने डिग्री सेल्सियस चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। किस फसल को सोने का रेशा कहा जाता है? कपास को, जूट को, ऊन को, रेशम को। किस फसल को सोने का रेशा कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को। भारत में गन्ना किस प्रकार का फसल है? खाद्य, तिलहन, नगदी, दलहन। तो गन्ना है जो क्या नगदी फसल है। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? केरल, असम, पंजाब, गुजरात। तो चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? असम। दलहन फसलें मिट्टी में किस तत्वों को बढ़ाती है? फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो जो दलहन फसलें है जो मिट्टी को किस तत्वों को बढ़ाती है? नाइट्रोजन को बढ़ाती है। अब इसके बाद 101 से लेकर 200 तक नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जिस वीडियो का नाम रहेगा पार्ट 2। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको 110% ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। चलो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। दूसरे वीडियो में 101 से लेकर 200 तक क्वेश्चन देखेंगे
और इससे से क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा।